हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एलटी पेडागोगी यूनिट 2 में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ पीछे से पर्सनैलिटी इसमें ऐड किया गया है। टाइप्स, थ्योरीज एंड रोल ऑफ टीचर्स इन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये पूरा टॉपिक अप्रॉक्सीमेट कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। व्यक्तित्व जो है पर्सनैलिटी को हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है व्यक्तित्व जो है इसका मतलब ना वैसे परसोना शब्द से बना है। इंग्लिश के लैटिन भाषा का ये शब्द है परसोना, उससे इसका निर्माण हुआ है और इसका मतलब होता है मुखौटा। पूरी तरीके से बात करिए तो मुखौटा या नकाब होता है परसोना का मतलब। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहला सीधे 1 नंबर का बन सकने वाला क्वेश्चन कि पर्सनैलिटी जो है इस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, तो लैटिन भाषा के शब्द परसोना से हुई है जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए सबके अकॉर्डिंग ना पर्सनैलिटी जो ये शब्द है सब अलग अलग तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसा हो सकता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग हो सकता है, दार्शनिक दृष्टिकोण से अलग हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत संबंधी जो दृष्टिकोण है सबके। तो सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्ति रूप, रंग, भाषा तथा वेशभूषा की दृष्टि से जितना अधिक प्रभावित करता है, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कोई बिल्कुल अच्छा बन के आता है, किसी का बोलने का तरीका इतना इम्प्रेसिव होता है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कोई ऐसा होता है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है क्यों, क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता है। मतलब कुल मिला के ये सारी चीजें क्या है, पर्सनैलिटी। जो चीज आप दूसरे को एक तरीके से ना आपका जो आउटर आप कह सकते हैं सेल्फ है, जो आप दूसरे को दिखा रहे हैं, अपने अपीयरेंस जैसे दिखा रहे हैं, वो भी क्या है पर्सनैलिटी के तहत आया। अगली बात दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार, यानी कि फिलोसोफर्स का जो एक तरीके से नजरिया है उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व है। उसका मतलब कहने का मतलब है संपूर्णता, मतलब आप कह सकते हैं ना कि कई बार हम नहीं कहते बिल्कुल परफेक्ट आदमी है या परफेक्शन है इसमें, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में। तो एक इंसान जो सभी चीज़ों का थोड़ा 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 आप कह सकते हैं अच्छा समरूपता कर लेता है, सभी चीज़ों को एकत्रित करते हुए चल सकता है, उसको हम कह सकते हैं। तीसरा है समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार, यानी कि आप सोशल दृष्टिकोण अगर आप देखें या सोशोलॉजिकल दृष्टिकोण अगर आप देखें तो व्यक्तिगत उन गुणों का संगठन है व्यक्तित्व जो आपका है जो कि समाज में अपना स्थान निर्धारित करते हैं। अब देखिए समाज में अपना अलग अलग तरीके से स्थान निर्धारित कर सकता है, कोई मुखिया हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, टीचर हो सकता है, सबका अपना अपना क्या है व्यक्तित्व है। ठीक है, अगला है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, यानी कि साइको एनालिटिक या साइको, याद रखिएगा साइको एनालिटिक और साइकोसेक्सुअल दोनों ही आते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसकी बात करिए सिगमंड फ्राइड ने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में ये बात करते हैं, जो कि व्यक्ति के आप कह सकते हैं अहम, परा अहम या इद जो होता है इनके बारे में क्या करता है, बताता है। ठीक है, मतलब जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो का बैलेंस है। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति था, उसे बहुत ज़्यादा मन किया चॉकलेट खाने का। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नादान उसका मन बहुत ही चंचल हो चुका है उस वक्त, तो बहुत ही जिद करेगा कि नहीं मुझे खानी ही है अभी। ठीक है, ये हो गया उसका इद, अनकॉन्शियस मन, जो क्या करता है आपको उस तरफ ज़्यादा ले जाता है कि जो चीज़ आप मतलब लिबिडो, दमित इच्छाएं जो आपकी होती हैं उनको पूर्ण कराने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पे बात करते हैं ईगो। ईगो क्या करती है कि यार वो बैलेंसिंग का काम कर रही होती है। अब देखिए एक होती है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या कि नहीं नहीं तेरे दांत खराब हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं खाएगा, तो मतलब अच्छा ही करो, ये वाला है सुपर ईगो। ठीक है, आप मतलब पॉजिटिव ही फैक्टर लेके चलो। तो और दूसरा ईगो क्या करती है, फिर बैलेंसिंग का काम करती है, संतुलन का काम करती है। वो कहती है चल ठीक है तू खा ले लेकिन थोड़ा सा खा, इतना ज़्यादा भी मत खा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो। इद का मतलब ये है आपका वो मन जो आपकी दमित इच्छाओं को पूरा कराने की कोशिश करता है या आपको झंझोर के रख देता है कि नहीं ये करना है तो करना है। ईद का मतलब यहाँ पे है कि वो बैलेंसिंग बना के चलता है कि ठीक है तू खा ले, थोड़ा सा खा ले। लेकिन सुपर ईगो क्या है कि वो पूर्ण रूप से क्या कहता है कि नहीं नहीं का मतलब नहीं, इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार। अगर आप साइकोलॉजिकल एक इंटरप्रिटेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल, यानी कि आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। तो बेसिकली वुडवर्थ की ये डेफिनेशन भी आपको पता होगा। वुडवर्थ ने कहा है कि आप इंसान का जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि उसका जो वंशानुक्रम है तथा साथ ही साथ वो जो पर्यावरण यानी कि जिस एनवायरमेंट के अंदर वो रहा है, ढला है, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहली बात है आरबी कैटल के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आप बता सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। अगला है कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, मतलब आपने एक व्यक्ति को जाना और आप क्या कह सकते हैं कि हाँ ये आने वाले टाइम पे ऐसा ऐसा कर सकता है, प्री डिटरमिनेट नोशन आप रख सकते हैं, मतलब एक तरीके से। तो आरबी कैटल ने क्या कहा है कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कैटल ने क्या की, भविष्यवाणी की। कैटल ने क्या की, भविष्यवाणी की। मतलब ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं वर्ड्स को, ठीक है। कैटल ने भविष्यवाणी से रिलेटेड कुछ बात करी है। अगला पढ़ते हैं वुडवर्थ कहते हैं व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण उसका व्यक्तित्व है। अच्छा ये कैसे याद रखेंगे हम, समूचा भाई मतलब टोटल, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रखा उसने, गुणनफल करा है किसका, पर्यावरण का तथा आनुवंशिकता का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑलपोर्ट की। तो ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। यानी कि ऑलपोर्ट आपसे ऐसा कह रहे हैं कि गत्यात्मक संगठन, यानी कि मूवेबल एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जैसा है ये, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। अगला है वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जो है जन्मजात तथा अर्जित परिवर्तित का क्या है, योग है। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से पर्सनैलिटी क्या है, एडिशन है, क्या आपकी जो इनेट एबिलिटीज हैं और आपने जो एक्वायर चीज़ें की हैं, आपने जो चीज़ें एक्वायर की हैं और जो आपकी जन्मजात हैं, तो जन्मजात शब्द किससे आ जाएगा, वैलेंटाइन से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बोरिंग। तो बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन। देखिए जैसा इनका नाम बोरिंग है वैसे इन्होंने डेफिनेशन भी थोड़ा बोरिंग दी है। क्या बोला है, व्यक्तित्व क्या है, वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन, मतलब आप कह सकते हैं जनरल और आप कह सकते हैं एक तरीके से स्टेबल क्या है, कोऑर्डिनेशन है पर्सनैलिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे बोरिंग ने स्थायित्व के बारे में कुछ बात की है, ठीक। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए अब कभी भी कहीं हम कहते हैं, आप बच्चे से कहते रहते हैं भाई पढ़ाई कर लो कुछ बन जाओगे, तो बच्चों को बातें हमारी बोरिंग लग रही होती है, जबकि हम उन्हें स्थायित्व की तरह ले जा रहे होते हैं। तो स्थायी रूप से बात करी है बोरिंग ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आइजेंक के अनुसार। आइजेंक ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान शक्ति व शरीर गठन का स्थायी व टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का क्या करता है, निर्धारण करता है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन करवाना है तो ऐसा पर्सनैलिटी जो कि क्या हो, आप कह सकते हैं जो कि कैरेक्टर भी जिसमें हो, नॉलेज भी जिसमें हो और फिजिक भी जिसमें हो, उसका क्या कह सकते हैं आप, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो हम ये याद रख लेंगे कि आइजेंक जो कहते हैं वो कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टर और नॉलेज के बारे में, ठीक है। इसके बाद मन के अनुसार व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों तथा योग्यताओं का विशिष्ट क्या है, संगठन है। यानी कि मन कहते हैं कि आप कह सकते हैं टोटल जो पर्सनैलिटी है वो बिहेवियर प्लस आप कह सकते हैं इंटरेस्ट प्लस टाइप्स और प्लस एबिलिटीज का क्या है, एक आप कह सकते हैं समायोजन या फिर विशिष्ट संगठन है, ठीक। आगे बात करते हैं वॉल्टर मिस्किल ने अपनी पुस्तक, अब देखिए पुस्तक के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जाती है पेपर के नजरिए से, मतलब जिन्होंने पर्टिकुलरली पुस्तक में ही बात कर दी है पर्सनैलिटी के बारे में। इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी में कहा है कि व्यक्तित्व व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न में होता है जो प्रत्येक व्यक्ति जिंदगी की परिस्थितियों के साथ का समायोजन निर्धारण करता है। यानी कि व्यक्तित्व आप कह सकते हैं व्यवहार से झलकता है, जो कि आप देखिए समय के अनुरूप आपका व्यवहार क्या होगा, ढलेगा इस तरीके से। तो इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी किसकी थी, वॉल्टर मिस्केल की, ठीक है। याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे डेसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। तो डेसिल ने क्या कहा है, डेसिल ने व्यवहार की बात तो करी लेकिन संगठित व्यवहार के बारे में बात की, तो संगठित वर्ड याद रख लीजिएगा डेसिल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एसडी करके याद रख सकते हैं आप इसे, एसडी संगठित डेसिल, ठीक। अब बात कर लेते हैं गिलफोर्ड की। तो गिलफोर्ड ने बात करी है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। देखिए गौ से गिलफोर्ड और गौ से गुण, तो गिलफोर्ड ने बात करी है गुणों की, कि गुणों का समन्वित रूप ही क्या है भाई, पर्सनैलिटी है, ठीक है। आगे बात करते हैं व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या है, देखिए अब व्यक्तित्व की विशेषताएं मैं इसके तहत क्यों ले रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर अभी इसमें आगे जाके आपको टॉपिक ये भी दिया है कि टीचर किस तरीके से यूज करेगा पर्सनैलिटी में, रोल ऑफ टीचर क्या होगा। तो अगर व्यक्तित्व में ये सारी चीजें होंगी तो बच्चा भी क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेगा। पहला है आत्मचिंतन, ये आत्मचेतना, ये वर्ड है। सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए,
सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी तो वो एक पर्सनैलिटी आपकी क्या करेगी, डेवलप करेगी। दूसरा है सामाजिकता, यानी कि सोशलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, या सोशलिज्म को आप फॉलो करने चाहिए। अगला है गत्यात्मकता, गतिशीलता, यानी कि डायनेमिक। अब ये नहीं कि आप अभी जी तो अभी 2024 में रहे हैं, लेकिन सोच आपकी सन 57 वाली है कि नहीं ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ये मत करो, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सोशल ऑर्डर के साथ आपको अपने रहन सहन में, अपने काम करने के तरीके में, बहुत सारी चीज़ों में क्या लानी चाहिए, चेंज भी लाने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ये मेंटल आपका, आप कह सकते हैं ये जो यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में डाला गया ना, इस विशेष का टॉपिक भी डाला गया है हमारे एलटी में, ठीक है। तो उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रहेगा तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट होंगे आप। उसके बाद है उत्तम समायोजन शक्ति, यानी कि आपकी कोऑर्डिनेशन पावर क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फिर है वुडवर्थ, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। विकास की क्या होनी चाहिए, निरंतरता। देखिए विकास तो आपको पता है जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है ना, लेकिन निरंतरता मतलब कहने का मतलब आप अगर लगातार काम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महत्वाकांक्षी आपको होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एक तरीके से कह सकते हैं, वो तो आशावादी हो गया, लेकिन फिर भी कह सकते हैं आप। अनुपम यानी कि यूनिक। आप देखिए हर बंदा क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है, सबकी अपनी क्या होती है, एबिलिटी होती है ना। अगला है दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए आप में, मतलब आप कि हाँ मुझे करना है, इस तरीके का दृढ़ संकल्प आप ले सकें। लक्ष्य निर्धारित यानी कि निर्देशित, यानी कि गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड आप इसे कह सकते हैं, ऐसा भी होना चाहिए। देखिए जो लक्ष्य निर्धारित रहेगा वो क्या करेगा, लक्ष्य को फिर भेद भी देगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं संवेगी स्थिरता, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनल मेच्योर, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे जने पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी नहीं निकल पाते ना, क्यों, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने का जो वो है, आप कह सकते हैं कारीगरी है, वो सबके पास नहीं है, ठीक है। वो जिसके पास आ जाए तो वही क्या है, पर्सनैलिटी उसका वहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं व्यक्तित्व के आयाम या तत्व, यानी कि पर्सनैलिटी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। शारीरिक तत्व, इसके रूप, आकार, भार, आवाज, नाड़ी, संस्थान, ग्रंथि संस्थान आदि। आपने देखा होगा कोई भी आता है आपको अट्रैक्ट कब करता है, कोई भी आदमी या तो उसका ज्ञान से वो अट्रैक्ट करता है, या उसकी आवाज़ से वो अट्रैक्ट करता है, या किस तरीके का वो लगता है उससे उसका अट्रैक्शन होता है ना। इस तरीके से हमें क्या होता है, वो पर्सनैलिटी होती है, वो मुखौटा एक तरीके का बाहरी आप जो सामने वाला दिखा रहा है वो नज़रिया हम ग्रैब कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगला है बौद्धिक तत्व। बौद्धिक तत्व क्या है, स्मृति हो सकती है, मतलब कि मतलब आप कह सकते हैं किसी की मेमोरी हो सकती है ना, किसी की इमेजिनेशन पावर हो सकती है, किसी का विचार हो सकता है, तर्क, किसी का लॉजिक हो सकता है, किसी का निर्णय हो सकता है कि मतलब कितने जल्दी डिसाइड कर ले रहा है, कि किस तरीके से वो चीज़ें कर पा रहा है ना। ध्यान, बुद्धि व समायोजन की योग्यता। अगला है भावात्मक तत्व, यानी आप कह सकते हैं इमोशनल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अंतर्मुखी, देखिए कोई, अब ये आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे जनों ने इसके बारे में बात करी है, दो जनों ने बात करी है बेसिकली। एक ने कहा है कि इंट्रोवर्ट होनी चाहिए पर्सनैलिटी, एक ने कहा है इंट्रोवर्ट होती है, आउटरोवर्ट होती है, और मतलब एक्सट्रोवर्ट होती है, सॉरी, और एक ने कहा है कि 3 तरीके की है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ठीक है। तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा किसने कहा है, ठीक है। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, क्या कार्ल गुस्ताव यूंग थे, क्या आइजेंक थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामाजिक तत्व की। तो सामाजिक तत्व जो है वो है सामाजिक व्यवहार, किस तरीके से आप समाज में कोलैबोरेशन करते हैं, व्यवहार कैसा है आपका, सामाजिक विचार कैसे हैं आपके, मतलब आप लिबरल हैं या फिर आप बहुत रूढ़िवादी स्टोरियोटाइप अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सामाजिक समायोजन, यानी कि आपका सोशल कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो सामाजिक प्रभावशीलता, यानी कि आप समाज में कितना इम्पैक्ट या कितना इफेक्टिवली अपने आप को आप कह सकते हैं एक तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है संकल्पनात्मक तत्व, यानी कि आप संकल्पनात्मक कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स क्या क्या है। इच्छा शक्ति, देखिए इच्छा शक्ति बहुत कुछ कर सकती है, आप लोगों को पता है, अभी आप एलटी के लिए पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होगा, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होगी कि नहीं मुझे करना ही है, उसका होगा, है ना। इस तरीके से रुचियां, इंटरेस्ट, चरित्र व समायोजन की योग्यता आदि आती हैं। बात करते हैं व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम। टाइप अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा टाइप अप्रोच जो है, अब हम इसको ना ट्रिक से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार विशेषताओं का मापन करते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ये मतलब आपने एक कुछ प्रकार बना दिए व्यक्ति के, और उसके अनुसार आप क्या कर दे रहे हैं, उनको वो जो उस आदमी उसके मानदंडों को पूरा कर रहा है उसके अंदर रख दे रहे हैं। जैसे कि इसमें चरक संहिता, वात, पित्त, कफ, त्रिगुण, सत्व, रजतम, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हमारे जो मूल वो होते हैं ना, जो मेन एलिमेंट होते हैं हमारी बॉडी में भी, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, वेदों में लिखे हैं, वहाँ से रिलेटेड भी इसने 3 चीज़ें वात, पित्त, कफ उठाया है, जो त्रिगुण हम में होता है कहते हैं। और इसके अंदर जो थ्योरीज दी हैं वो दी है क्रैशमर ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, युंग ने, फ्रीडमैन ने और रोजनमैन ने, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं ट्रेट अप्रोच। अब देखिए मैंने आपको बताया एक तो है टाइप अप्रोच, दूसरा है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच के अंतर्गत कौन आते हैं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक, जो मतलब आप कह सकते हैं कुछ क्वालिटीज पे क्या देते हैं कि यार हाँ ये क्वालिटी हो तो ऐसा होगा। जैसे कि ऑलपोर्ट है, ऑलपोर्ट ने अपना विषय सिद्धांत दिया है।
प्रमुख विषयक या फिर केंद्रीय विशेषक व गौण विशेषक, इसमें आप कह सकते हैं, ये इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है। कैटल ने दिए, कैटल की थ्योरी मतलब आप याद रखेंगे, कैटल ने 16 फैक्टर्स के बारे में बात की है, ठीक है। इसके बाद आइजेंक का सिद्धांत है। आइजेंक ने तंत्रिका, तपिता बनाम संवेगिक स्थिरता, है ना, इमोशनल किस तरीके से आप स्टेबिलिटी आप में हो सकती है, इस तरीके की चीज़ों की, या फिर आप कह सकते हैं बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, यानी कि आप कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में अब बात की है, ठीक है। अब बात करते हैं मनोगतिक उपागम। मनोगतिक यानी कि साइको एनालिटिकल आप कह सकते हैं। इसमें सिगमंड फ्राइड ने क्या दी है, अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पश्च फ्राइडवादी उपागम, यानी कि नव विश्लेषणवादी, नए तौर पे आपने मतलब एनालिटिक करके क्या चीज़ें बताई है। मतलब फ्राइड के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों ने काम किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, साइको सेक्सुअल चीज़ें भी होती हैं, साइको एनालिटिक चीज़ें भी होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट भी और चीज़ें भी हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ईद ईगो सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं फ्राइड। इसके साथ ही साथ लिबिडो, और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा फेलिक, ये सारी जो स्टेजेस होती हैं, ओरल, एनल, फेलिटिक, लिटेंसी, जेनाइटल, इनके बारे में भी हमारे ये फ्राइड बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, काम किया बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर। उन्होंने देखा कि हाँ क्रिएटिविटी जो होती है और सोशल फैक्टर्स जो हैं किस तरीके से पर्सनैलिटी पे अपना प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में बात की। इसके बाद है कार्ल यूंग, जो कि खास तौर पे ये बताते हैं कि मतलब व्यक्ति की जो शक्तियां हैं या संरचना, जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके का है। और आप कह सकते हैं कार्ल गुस्ताव यूंग ने आर्किटाइप, फादर आर्किटाइप, हीरो आर्किटाइप, एनिमा एमोमस शैडो का प्रयोग भी किया है। कैरन हॉर्नी जो है ये आशावादी, मतलब थोड़ा बात करते हैं कैसी, कि ये फ्राइड के ही अनुयायी हैं। इन्होंने कहा कि हाँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना मैस्लो की, आपको थ्योरी याद है, उसमें आप लोग देखते थे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वगैरह जो होता था, फिर आत्मसिद्धि, ये सारी चीज़ें, और मानव जीवन मतलब किस तरीके का होना चाहिए, जिसमें आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे तो किस तरीके के आपके आउटकम अच्छे होंगे, उसके बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है। फ्राइड के जो विचार थे ना, वो फ्राइड ने एक बड़ी गलत बात, फ्राइड थोड़ा सा स्टीरियोटाइप थे, तो महिलाओं का मतलब आप कह सकते हैं क्या, महिलाएं हीन होती हैं, इस तरीके का इनका एक विचार था, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने क्या करा, मतलब ये इसका विरोध भी किया है इन्होंने, हॉर्नी ने। आगे बात करते हैं अल्फ्रेड एडलर, तो ये जीवन शैली, सामाजिक अभिरुचि, आप कह सकते हैं सोशल एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप कह सकते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी के भी तहत भी इनको जाना जाता है, इनका जो सिद्धांत है, ठीक है। एरिक फ्रॉम जो है, इन्होंने मानवीय महत्व, यानी कि आप कह सकते हैं मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना और कहा कि यार सामाजिक कारक क्या है, महत्वपूर्ण है इंसान को बनाने के लिए। अगला है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन के बारे में आई होप सभी को पता होगा। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो लाइफ स्पान थ्योरी भी कहलाती है। एरिक एरिक्सन ने, आपको पता है, इतनी सारी स्टेजेस दी, जनरली TAI की पावर 4 Gs, आप इसे याद रख सकते हैं, है ना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये सारे फैक्टर्स मतलब उन्होंने बताए। आप कह सकते हैं बाल्यावस्था से लेके पूरा आपका जब एक बुढ़ापा आता है उस एज तक के बारे में उन्होंने बताया है कि हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे कि सबसे पहले जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि भरोसा, और आपने देखा होगा भरोसा किस पे करता है, सिर्फ पेरेंट्स पे, और मिसट्रस्ट कहाँ आता है, जैसे कोई और आ जाता है तो बच्चा रोने लगता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं एरिक एरिक्सन ने। हम याद रखेंगे, लाइफ स्पान थ्योरी के बारे में बात की है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यवहारवादी उपागम के बारे में। व्यवहारवादी वातावरण अनुक्रिया को व्यक्तित्व में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखेंगे ऊपर, जो मैंने आपको बताया भी, एरिक एरिक्सन, इन्होंने किशोरावस्था को बड़ा हाईलाइट किया था कि यहाँ पे बच्चा क्या होता है, रोल कन्फ्यूजन आता है बच्चे में, क्या आइडेंटिटी कैसे मेक करूँ, मतलब अभी परेशान होता है बच्चा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए आगे जाके, है ना। या तो बच्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कह सकते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की जो स्टेज है किशोरावस्था होती है, स्टेनली हॉल का ये स्टेटमेंट था, तो इस पर भी बहुत सारी इन्होंने बातें की हैं। व्यवहारवादी उपागम वाले लोग मानते हैं कि वातावरण जो है, मतलब आप कह सकते हैं अच्छा वातावरण बच्चे पे क्या डालेगा, अच्छी मतलब अनुक्रिया दे सकता है, वातावरण का बहुत बड़ा रोल है। सांस्कृतिक उपागम वाले सांस्कृतिक पर्यावरण को मानते हैं, जैसे कि आपको याद होगा वाइगॉत्स्की जो हमारे थे, सोशल चीज़ पे ज़्यादा बात करते थे कि यार लैंग्वेज जो है बच्चे पे क्या डालती है, बहुत असर डालती है ना। अगला है मानवतावादी, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जिसे कह सकते हैं आप। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने इसके बारे में बात की। मोटिवेशन भी हमारे इसमें सिलेबस में है, तो अब्राहम मैस्लो क्या हो जाते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है विमी उपागम, तो ये क्या है, ये आइजेंक की थ्योरी और कोस्टा मैक्रो के सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। भावमूलक उपागम और नीमान वेसी में सब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, आपका आइजेंक का सिद्धांत, और
ऊपर वाले में ये जो भाव मूलक है इसमें ऑलपोर्ट का सिद्धांत वगैरह ये सब आ जाता है। अब सीधे बात करते हैं कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के नज़रिए से। हिप्पोक्रेट्स ने जो आपका वर्गीकरण किया था, ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया ना, शारीरिक द्रव्य के आधार पर, यानी कि हमारा जो बॉडी है उसमें फ्लूइड एक तरीके का होता है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करी, बात करी। इन्होंने कहा ये 4 तरीके का जनरली है। एक तो आपका है फिल्मेटिक, दूसरा है कोलेरिक, तीसरा है मेलनकलिक और चौथा है सैंग्विन। यानी कि पहले वाले को बात बोली कि कफ, दूसरे वाले को बात बोला पीला पित्त, तीसरे को बोला काला पित्त और चौथा है आपका रक्त। मतलब समझिएगा इसको। अब इन्होंने कहा कि हमारे शरीर में ना फ्लूइड है, मतलब कुछ बहता है और जिस जिस इंसान में ये बहता है उसका इस हिसाब से व्यवहार होगा। जैसे कि फ्लेगमेटिक जो है वो मंद व निष्क्रिय व्यक्तित्व होता है, थोड़ा सा मतलब व्यक्तित्व इतना ज़्यादा कोई आप कह सकते हैं रुचिकर नहीं होता, मंद होता है। इसके बाद है कोलेरिक जो होता है वो क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्तित्व होता है, जैसे गुस्सा बड़ा आ जाता है, ठीक है। अगला है मेलेनकलिक, जो उदासीन और निराशावादी व्यक्तित्व होता है। मतलब आपने लोग देखा होगा ना, कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं, आएंगे और खुद तो डिप्रेशन में रहते हैं लेकिन हमको भी डिप्रेशन में डाल के चल देंगे, भाई क्या होगा यार, अब नहीं हो पाएगा, ये है वो, है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सैंग्विन। तो सैंग्विन पर्सनैलिटी क्या होते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, आशावादी व्यक्तित्व। देखिए ऐसे लोगों के साथ रहने की हमें ज़रूरत ज़्यादा है जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो इसे हम याद कैसे कर सकते हैं ना, इसे याद करने की आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी, राइट। तो जैसे कि हिंदी में आपका है कफ, पीला पित्त, काला पित्त और रक्त, ठीक है। तो हिंदी में कैसे याद रख सकते हैं आप ऐसे याद रख सकते हैं, कपिल कार, कपिल कार, कपिल कार, ठीक है। हिंदी वाले ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश वाले कैसे याद रख सकते हैं, वैसे तो सीधे अगर आप याद रखें SPMC से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनकलिक और कोलेरिक, ठीक है। इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं SPMC से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखेंगे, इसमें एक नोट भी दिया है, 400 ईस्वी पूर्व का सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाला विद्वान कौन थे, हिप्पोक्रेट्स से, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स ने किसने बांटी पर्सनैलिटी, याद रखेंगे फ्लूइड के आधार पे, ठीक है। किसके आधार पे, फ्लूइड, यानी कि एक तरीके से बहने वाला द्रव्य के आधार पे बताया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वैदिक दृष्टिकोण, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी बताया था, सत रज तम, जो ये 3 गुण होते हैं हमारे भारतीय वैदिक जो दृष्टिकोण है हमारा, जो बहुत पुराना हमारे वेदों में डिस्क्राइब है, उसके अनुसार क्या है, सत रज और तम। चरक संहिता के अनुसार क्या है, वात पित्त कफ, ठीक है। आगे बात करते हैं शारीरिक दृष्टिकोण। अब कुछ लोगों ने ऐसा देखा कि यार फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया, जैसे आपकी बहुत सारे इसके अंदर आएंगे, क्रैशमर हो गए, सेल्डन हो गए, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रैशमर ने क्या बोला। तो क्रैशमर कहते हैं, क्रैशमर ने ना अपनी पुस्तक लिखी 1925 में, फिजिक एंड कैरेक्टर। मतलब उन्होंने क्या करा, आप एक तरीके से समझ सकते हैं, बॉडी की संरचना के अनुसार क्या करी, चीज़ें बताई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यार मेरे अनुसार जो लोग हैं 4 तरीके के हैं, मैं 4 तरीके के लोगों को मानता हूँ। कैसे, कौन कौन से लोग हैं वो, एक आपका है सुडोलकाय, दूसरा है लंबाकाय, तीसरा है गोलाकाय और चौथा है विशालकाय या डिस्प्लास्टिक। मतलब बात करें पिकनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक और एस्थेनिक टाइप के लोग इन्होंने डिस्क्राइब किए। अच्छा, इसे कैसे याद रख सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं पड़ा से। कैसे, पड़ा, PADA, या जिसको ऐसे नहीं आता है वो ऐसे याद रख सकता है आपदा, APDA, आपदा, ठीक है। आपदा से भी इसे याद रख सकते हैं। कैसे, एथलेटिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक और एस्थेनिक, ठीक है। ऐसे करके इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं, अच्छा इसके अंदर होता क्या है। जैसे सुडोल काय जो लोग होते हैं, यानी कि एथलेटिक या खिलाड़ी काय टाइप के लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा इनकी अपने फिजिक में काफ़ी ये लोग ध्यान देते हैं। लेकिन अब इस तरीके के लोगों को डिस्क्राइब कैसे किया कि ना अधिक लंबा, ना अधिक छोटा, ना ज़्यादा पतला, ना मोटा, मतलब फिजिक क्या होगी, मेंटेन होगी। ऐसे लोग, अब देखिए आप लोग ध्यान दोगे, जो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिट रहते हैं, तो थोड़ा वो आप कह सकते हैं आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, और समायोजित करने की पर्सनैलिटी इनमें होती है। दूसरा है लंबा काय, यानी कि आप कह सकते हैं एस्थेनिक। एस्थेनिक लोग क्या होते हैं ना, दुर्बल काय, जो आपने देखा होगा बहुत पतले से होते हैं। और मतलब इनका मानना ऐसा था, जो बहुत पतले से लोग होते हैं वो बहुत चिंता में रहते हैं। मतलब आप ऐसे रख सकते हैं कि पतले लोगों को बड़ी चिंता थी, भाई मैं मोटा कब होऊंगा, ठीक है। मनोविदादिकता, रोग की संभावना, और ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना छोटे होते हैं, निराशावादी होते हैं, क्योंकि दुबले पतले होते हैं तो भाई मोटे होने की चाहत में क्या बैठे रहते हैं, निराशावादी बैठे रहते हैं, अकॉर्डिंग टू इनके, ठीक है, एस्थेनिक टाइप के लोग। तीसरा है गोलाकाय, गोलाकाय या साइक्लोइड कह सकते हैं इसे। स्थूलकाय यानी कि पिकनिक भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो नाटे मोटे,
आप कह सकते हैं छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, गोल आकार के मिलनसार, गोल गोल टाइप के होते हैं, और बड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं। भाई आपको पता है मोटा आदमी तो खाने पीने का तो शौकीन उसको होगा ही, तभी तो भाई इतना मोटा हुआ है। आराम प्रिय, भाई आलसी तो इतने होते हैं गजब, ठीक है। उत्साह विषाद होने की संभावना। अब लेकिन ये ऐसे लोग क्या होंगे, मिलनसार होंगे। इनका कहने का मतलब है छोटे मोटे लोग क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं, ठीक है। पिकनिक पर्सनैलिटी होती है। बाकी बात करते हैं विशालकाय, डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक क्या होता है ना, मिश्रित टाइप। कैसे ना, इनका शरीर क्या होता है ना, विशाल होता है, काफी मतलब बड़े लंबे से होंगे तथा ऊपर वाले व्यक्तियों का मिला जुला रूप, और सभी ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनका मिला जुला रूप। आप खली को ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। खली भाई हमारे क्या है, डिस्प्लास्टिक के अंदर है, ठीक है। काफी ज्यादा लंबे चौड़े, और क्या बोलते हैं, सभी सारी पर्सनैलिटीज का मिक्सचर। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगली बात करते हैं शेल्डन के अनुसार। तो शेल्डन का जो सिद्धांत था, इसका नाम था सोमोटाइप, और 3 प्रकार के बारे में जनरली बात करते हैं। इनके प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लंबाकृति, जिसको इन्होंने एक्टोमॉर्फी के नाम से इंग्लिश में जानते हैं आप, और सेरिटोनिया भी आप कह सकते हैं। इसको ना बहुत सारी जगह पे एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेजोमॉर्फिक करके भी इंग्लिश में दिखाया है। कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला है लंबाकृति, यानी कि एक्टोमॉर्फी से कहते हैं। इनके अनुसार ना इन्होंने टाइप बताए, मतलब इन्होंने ना 1 2 3 4 ऐसे करके डिस्क्राइब करी चीजें। तो याद रखिएगा, इन्होंने 4 4 4 4 4 4 वाला जो व्यक्ति होता है, इन्होंने कहा ये संतुलित होता है, बैलेंस होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अभी इन्होंने, ध्यान दीजिएगा मैं जो पढ़ा रही हूँ इसके अंतर्गत क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो सेल्डन के अनुसार सिद्धांत का नाम सोमोटाइप, 3 प्रकार के बारे में बात की, 1940 के अंदर इन्होंने दिया था। सबसे पहला व्यक्ति जो होता है लंबाकृति, यानी कि एक्टोमॉर्फी वाला जो व्यक्ति है, इसका जो टाइप होता है वो होता है 1 1 7 वाला। अब ये क्या होगा ना, एकांतवासी, अकेले रहना पसंद करेगा। साथ ही साथ संकाची, लज्जाशील, नींद की समस्या। अब इसको नींद की समस्या होती है। अब देखिए आजकल के ज़माने में जो कंपटीशन में कॉम्पीट कर रहा है, 2 ही किस्म के लोग ज़्यादा हैं। एक को नींद बहुत आती है, एक ऐसा उस बेचारे को नींद ही नहीं आती है। हैं, अब क्या होता है, वो जिसको नींद नहीं आती है बेचारा, वो परेशान भी है जिंदगी में, एकांतवासी, अकेले रहना पसंद करता है। अभी लज्जाशील मतलब थोड़ा सा शर्म भी आती है, भाई जॉब सब पूछने में लगे रहते हैं, क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, है ना। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। तो लंबाकृति वाला व्यक्ति क्या है, संकोची होगा, आप समझ सकते हैं, संकोच करेगा कुछ भी पूछने में, थोड़ा लज्जाशील होगा, नींद की इसको समस्या होगी, और एकांतवासी, अकेले रहना पसंद करेगा। ऑटोमिज्म वाला भी आप इसके अंदर घुसेड़ सकते हैं, याद रखने के लिए, ठीक है। एक्टोमॉर्फी, ठीक है। तो एक्टोमॉर्फी, ए फॉर एक्टोमॉर्फी, ए फॉर अलोन। क्या ऐसा बंदा क्या करेगा, अलोन रहना, अकेले रहना पसंद करेगा। अगली बात करते हैं आयताकृति, भाई आयत के जैसे आकार के, इसको कहते हैं सोमेटोनिया भी इसे कहते हैं, और साथ ही साथ मेजोमॉर्फी, या इंग्लिश में याद रखेंगे मेजोमॉर्फिक इसको कहते हैं। इनके बॉडी टाइप होता है 2 7 1। सुडोल होते हैं, बहादुर होते हैं, आक्रामक होते हैं, यानी कि ब्रेव होंगे ऐसे लोग, ठीक है। आक्रामक मतलब कि भाई गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कि हाँ भाई, जैसे कि एक ने कहा कि यार भाई मेरा झगड़ा हो गया तो पूरी फौज लेके आ गया, ठीक है, इस तरीके का। अब अगली बात कर लेते हैं गोलाकृति, एंडोमॉर्फी, भिस्रोटेनिया भी इसको कहा गया है, ठीक है। और याद रख सकते हैं आप ऐसे कि एक्टोमॉर्फिक भी ने, हाँ एक्टोमॉर्फिक तो पहले वाले को कहते थे, एंडोमॉर्फिक कहते हैं गोलाकार वाले जो हैं, ठीक है। तो 7 3 1 इनका बॉडी टाइप है, नाटे मोटे गोलाकार होते हैं, नाटे मोटे गोलाकार होते हैं, ठीक है। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। और अच्छा, याद करने का तरीका क्या होगा, EME, EME, ठीक है, EME। ई से क्या हो गया आपका, ई से हो गया आपका एंडोमॉर्फिक, एम से हो गया आपका मेजोमॉर्फिक, और ई से हो गया आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। याद है आपको आमी मंजुलिका वाला, तो EME, ई मंजुलिका, ई, ठीक है। तो इन्होंने एक साथ की श्रेणियों में व्यक्तित्व को विभाजित किया, और सबसे संतुलित व्यक्तित्व का श्रेणी क्रम 4 4 4 होता है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर 6 प्रकार, यानी कि सोशल जो आपका ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताया है, 6 प्रकार बताए हैं। तो ये स्प्रेंगर ने दिया है, याद रखेंगे। स्प्रेंगर ने कहा कि इनकी एक किताब, बड़ी प्रसिद्ध किताब है टाइप्स ऑफ मैन, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने बताया इसके बारे में, 6 प्रकार इन्होंने बताए। अच्छा, कौन कौन से प्रकार हैं? थ्योरेटिकल। अब भाई थ्योरेटिकल है, भाई थ्योरेटिकल कौन होंगे, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और दार्शनिक, भाई जिनको बड़ा थ्योरी में बहुत मजा आ रहा होता है, ठीक है, काफ़ी लिखते हैं, काफ़ी पढ़ना पसंद है, ये सारे लोग। दूसरा है आर्थिक व्यक्तित्व, यानी कि इकोनॉमिक, जैसे कि दुकानदार, व्यापारी, उद्योगपति, ठीक है, याद रख सकते हैं हम। आप लोगों को समझ में आ रहा है दुकानदार क्या होगा, व्यापारी होगा, भाई उसको इकोनॉमिक का कुछ ना कुछ पता होगा, कैसी बढ़ घट रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, सोशल, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, अन्ना हजारे जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया, शिक्षक हो गया, है ना, शिक्षक को तो हर जगह इस सामाजिक व्यक्तित्व में डाल ही देते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व,
राजनीतिक व्यक्तित्व वाले कौन होंगे, जैसे कि राजनेता, पॉलिटिकल जो लीडर्स होंगे, ये सब, ठीक है। इसके बाद है धार्मिक व्यक्तित्व, रिलीजियस जो होंगे, जैसे कि पुजारी, संत, महात्मा। इसके बाद है सौंदर्यात्मक कलात्मक व्यक्तित्व, यानी कि सौंदर्यात्मक से यहाँ पे सुंदरता से नहीं है, ये जो एस्थेनिक है इसका मतलब समझिएगा जो ना चीज़ों में ब्यूटी भर देता है, चीज़ों में खूबसूरती भर देता है या तराशता है, जैसे कि मूर्तिकार होता है, कलाकार होता है या फिर चित्रकार होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो सब। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकार की। तो मनोवैज्ञानिक प्रकार के बारे में युंग या जुंग दोनों नाम से इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। मनोवैज्ञानिक ने 2 प्रकार बताए हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है साइकोलॉजिकल टाइप, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है और मनोवैज्ञानिक पुस्तक है, ऑब्वियसली मनोवैज्ञानिक प्रकार के बारे में उन्होंने बात करी है, मतलब साइकोलॉजिकल ही बातें करी हैं पुस्तक के अंदर। तो यह प्रकार युंग के अलावा आइजेंक व गिलफोर्ड ने भी दिया, ठीक है। युंग का वर्गीकरण सूचना संसाधन मॉडल कहलाता है, और जो व्यक्ति की सूचना को ग्रहण करे और मूल्यांकन करे, मतलब बताता है कि व्यक्ति कैसे सूचना को ग्रहण करेगा और मूल्यांकन कर सकता है। मतलब व्यक्तित्व के बेसिकली इन्होंने 3 तरीके की बात करी। यार व्यक्तित्व जो होता है, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। याद रखेंगे आइजेंक, गिलफोर्ड और युंग, मतलब इन तीनों ने इस पर काम किया है। वैसे युंग की बेसिकली ये थ्योरी है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, 3 तरीके के। अब देखो इंट्रोवर्ट थोड़ा सा मैंने इनको डिस्क्राइब कर रखा है कि किस तरीके से हैं, ध्यान दीजिएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव चीज़ें इनको पसंद रहेंगी, और एक्सट्रोवर्ट वाले ऑब्जेक्टिव। अंतर्मुखी क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं, ये क्या होते हैं, लोक केंद्रित। ये मितभाषी होते हैं, स्वार्थी टाइप का स्वभाव होता है, खुद में ही रहते हैं, ये थोड़ा वाचाल टाइप के। सामाजिकता का अभाव, यानी कि सोशल, मतलब इतना ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, ये अत्यंत सामाजिक होंगे। मनोविनोद का अभाव, हंसी मजाक भी कम कर पाएंगे, ये मनोविनोदी होंगे, मतलब खूब हंसी मजाक करेंगे। दोस्तों का अभाव, यहाँ मित्र ज़्यादा होंगे। यहाँ मानसिक शक्तियों का विकास विशेष रूप से होता है, यहाँ सामान्य रूप से होता है। आदर्शवादी, आइडियलिस्ट, यहाँ यथार्थवादी, रियलिस्ट, क्योंकि ये क्या है, करके सीखने पे या सामने जो होता है तटस्थ देखते हुए बात करते हैं। अब ये क्या है, आइडियलिस्ट होते हैं, थोड़ा सा फॉलो वगैरह भी करते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब ये उत्तम लेखन, अब देखिए ये ना इनके अकॉर्डिंग है, वैसे इसके किसी भी तरीके का हो सकता है। ये उत्तम भाषण, निर्णय क्षमता कमजोर, इनकी निर्णय क्षमता उत्तम। क्यों? क्योंकि निर्णय क्षमता उत्तम क्यों है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिबरल हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में, तो इनको परख वगैरह और सारा निर्णय जल्दी लेने की क्षमता इनके अंदर होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर पेपर में ऐसा आ गया 2 ऑप्शन आपको दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या फिर आपको ऐसा कह सकता है कार्ल गुस्ताव युंग के अकॉर्डिंग उन्होंने कितने भागों में बांटा, तो आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। ये चिंता युक्त होते हैं थोड़े, और ये क्या होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। नेतृत्व का अभाव, लीडरशिप क्वालिटी कम होगी, क्योंकि आपको पता है जो फ्लुएंटली बोल नहीं पाएगा, डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा अपनी चीज़ों को, शर्माता रहेगा, वो इंट्रोवर्ट नेचर होगा। ये क्या, नेतृत्व का उत्तरगुण रखेंगे। समायोजन कमजोर होगा, कोऑर्डिनेशन इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये समायोजन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एकांतवासी होंगे, ये स्पष्टवादी होंगे। आध्यात्मिक तथा साहित्य विषयों में रुचि होती है इनकी, ठीक है, जैसे लेखक, विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक इत्यादि। और ये क्या होते हैं, सामाजिक राजनीतिक, राजनेता वगैरह हो गए, शिक्षक हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा होंगे। आगे बढ़ते हैं, आइजेंक का वर्गीकरण। आइजेंक ने जो बात करी है, देखिए आइजेंक ने ना 2 चीज़ों के बारे में बात करी, मतलब आप कह सकते हैं ये जो आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट था, ये तो उन्होंने डाले साथ में साइकोटिसिज्म और न्यूरोटिसिज्म डाले इन्होंने, ठीक है। तो ये 2 शुरुआत वाले ही थे और 2 नए हो गए। अब टराटर जो है यहाँ पे बात करते हैं कि स्थिर मानसिकता व अस्थिर मानसिकता के आधार पर भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता है, कि मतलब जो कुछ लोगों की ऐसी होती है, कांस्टेंट वे होता है उनका सोचने का, कुछ का थोड़ा वाइड होता है। जॉर्डन ने क्रियाशील व विचारशील 2 व्यक्तित्व बताए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व विभाजन करा टर्मन ने, आप लोगों को याद ही होगा। अगर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, ये भी सिलेबस में है, क्योंकि सबसे पहले बिने ने अपना टेस्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट था वो आया, मानसिक क्षमता कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर बाद में टर्मन ने क्या किया, रिवाइज्ड फॉर्मूला दिया ना, तो टर्मन ने आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो मतलब बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने के लिए लेकिन जाना किसको जाता है, टर्मन को। जबकि काम अल्फ्रेड बिनेट ने भी किया है, याद रखिएगा, साथ में साथ विलियम स्टर्न ने भी किया है और साइमन ने भी किया है, लेकिन जाना किसे जाता है, टर्मन को। आगे कल्पना शक्ति के आधार पर, यानी कि इमेजिनेशन पावर वगैरह के आधार पर थॉर्नडाइक ने किया। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं भावुक, कर्मशील और विचारशील। आगे बात कर लेते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, यानी कि देखिए मैन ऑफ फीलिंग, मतलब भावुकता से भी हो सकते हैं। कुछ लोग ना भावों के अकॉर्डिंग भी उनकी पर्सनैलिटी झलकती है, जैसे कुछ बहुत खुश रहते हैं, कुछ उदासीन होते हैं, न्यूट्रल टाइप के, कुछ चिड़चिड़े रहते हैं और कुछ अस्थिर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैन ऑफ एक्शन, अब कुछ रचनात्मक होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, मतलब रचनात्मक क्रिया में मतलब काफ़ी काम कर सकते हैं अच्छे से, बहुत खुश होके एकदम से, सिपाही हो गए, खिलाड़ी हो गए, पहलवान। विचारशील व्यक्ति क्या है,
मैन ऑफ थॉट, जो दिल से ज़्यादा दिमाग की बात सुनते हैं, थॉर्नडाइक ने इसके बारे में बात की। सूक्ष्म चिंतन, प्रत्यक्ष चिंतन और स्थूल चिंतक, 3 टाइप बताए। अब व्यक्तित्व का ए टाइप व बी टाइप व्यक्तित्व, ये देखिए टाइप ए और टाइप बी, फ्रीडमैन और रोजनमैन इसके प्रतिपादक हैं। ये थोड़ा सा आप हटके है तो इंपॉर्टेंट हो गया। इन्होंने बात करी है टाइप ए टाइप के जो लोग होते हैं उनमें अभिप्रेरणा उच्च होती है, यानी कि हाई मोटिवेशन होते हैं, धैर्य कम होता है, पेशेंस कम होता है, उतावलापन और कार्य के बोझ से ग्रस्त रहते हैं, और अतिरिक्त दाब और हृदय रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, इसलिए धैर्य की क्या है, कमी है। अगला है टाइप बी। टाइप बी क्या होते हैं? टाइप बी उपयुक्त ए टाइप, यानी कि इनमें विशेषताओं का क्या मतलब, टाइप बी जो होता है जनरली उनमें ए वाली विशेषताएं नहीं होती हैं, उनका अभाव होता है। फिर मॉरिस के अनुसार टाइप सी बताया गया है जो कैंसर के प्रति संवेदनशील होता है। टेमासोक ने भी इसका अध्ययन किया है। ठीक है, ये सारे आप लोग पढ़ सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी। तो भायोला ने भी शारीरिक आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, माइक्रो स्प्लांस्किक, नोर्मो स्प्लांस्किक और माइक्रो स्प्लांस्किक। ठीक है, तो व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल दिया गया। इसके जो प्रतिपादक थे पॉल कास्टा, रॉबर्ट मैक्रे। अनुभव के लिए खुलापन, मतलब ये आप कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट, और तंत्रिका ताप और अति विवेकशीलता के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप थोड़ा सा कुछ मैं आपको एमसीक्यू भी ऐड ऑन करा देती हूँ, सो दैट आपका क्या हो, रिवीजन हो जाए, आपको समझ में आए कि यार क्वेश्चन किस किस तरीके के यहाँ से बन सकते हैं। और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं मनोविश्लेषण का मतलब आप लोग समझते ही हैं, साइको एनालिटिकल आप बात कर सकते हैं। इसमें किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, संचेतना पे, अर्ध संचेतना पे, अचेतन पे या बहुचेतन पे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को सभी को पता चल गया होगा। देखिए याद करते हैं फ्राइड को, फ्राइड ने बात करी है ईद, ईगो, सुपर ईगो की। तो फ्राइड बात करते हैं अचेतन मन क्या है, सारे झंझटों का कारण ही क्या है, अचेतन मन है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है पूर्ण रूप से मतलब ज्यादातर इसी फैक्टर पे क्या डालती है, जोर डालती है, अचेतन के बारे में बात करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्राइड ने मन की संरचना की सही कोटि किससे बताया है? सबसे पहला है अति अहम, इदम और अहम, यानी कि आप कह सकते हैं सुपर ईगो है और इद है। दूसरा है इदम अहम अति अहम, और तीसरा है अहम अति अहम इदम, या चौथा है इदम अति अहम अहम। पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, सबसे पहले आपका आएगा इद, फिर आपकी आएगी ईगो, और फिर आपकी आएगी सुपर ईगो। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इतना। तो इसमें से देख लीजिए सबसे पहले इदम किस में है, मतलब इद किस में है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बी वाला जो ऑप्शन है हमारा, सबसे पहले उसमें इदम दिया है, फिर अहम दिया है, फिर अति अहम दिया है, यानी कि इद, ईगो और सुपर ईगो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी लेक्चर वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी है? ऑलपोर्ट ने, एडलर ने? तो देखिए आपको याद होगा गत्यात्मक के बारे में बात करते थे ऑलपोर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑलपोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर चीजें हो रही हूँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना। बी, परिवार व विद्यालयों में संवेगों का दमन। सी, विद्यालयों में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। और डी है शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आप लोगों को दिख रहा होगा बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, भाई ये तो एक अच्छा कारक है, इससे तो बालक और अच्छा करेगा। अगला है परिवार एवं विद्यालयों में संवेगों का दमन, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है ना थोड़ा सा, कि संवेगों का दमन हो रहा है, सही वर्ड नहीं है। अगला है विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है शिक्षण द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना, तो ये तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी थोड़ा सा इतना अच्छा बेहतर नहीं था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गलत है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। ठीक है, बी ही हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है।
अपूर्वानुमेय, आकर्षक भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका। तो आप लोगों को अच्छे से पता है व्यक्तित्व और बुद्धि वंशानुक्रम की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, वंशानुक्रम भाई, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी कि आप हेरिडिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।